ओके, चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ा जाए और एक काम करा जाए। अच्छा, हर्षदा को स्क्रीन पे दिखाइए। हर्षदा रेडी हैं? कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। सबसे पहले ग्रासिम की चर्चा करी जाएगी क्योंकि उससे बड़ा रिपरकशंस हैं पेंट वेंट इंडस्ट्री के लिए। एक काम करिएगा, बहती साहब आप चार्ट खोलिएगा ग्रासिम का भी, और उसके साथ साथ मैं एशियन पेंट्स के थ्रू बाकी लिस्टेड पीयर सेट्स की चर्चा करना चाहूंगा, तो एशियन पेंट्स का चार्ट भी आप प्लीज स्टडी करके रखिएगा। अर्जुदा, क्या अपडेट्स हैं ग्रासिम रिलेटेड? आशीष, कल हम बातचीत यही कर रहे थे कि ग्रासिम जल्द ही अपनी दरअसल जो पेंट बिजनेस है उसको कमीशन करता हुआ दिखाई देगा और आज वो तारीख अनाउंस हो चुकी है। तो कुमार मंगलम बिरला दरअसल इनके 3 प्लांट्स को कमीशन करने वाले हैं। एक ऑफ कोर्स लुधियाना में है, एक पानीपत में, एक चैयार तमिलनाडु में है। तो ये तीनों कमीशन होंगे आज से ही। याद रखिएगा कि 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ग्रासिम ने कहा था कि वो कर रहे हैं इस पेंट बिजनेस में। बिरला ओपस पेंट्स ये वो ब्रांड नेम है जिसके चलते ये पेंट बिजनेस में उतर रहे हैं। 6,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ गया, बाकी 4,000 करोड़ ऑफ कोर्स इवेंचुअली फॉलो थ्रू होता हुआ दिखाई देगा। आज ये इनॉग्रेशन है। कल जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, 2300 का टारगेट ग्रासिम पर था। मेरे ख्याल में इसी कॉन्टेक्स्ट में आज एशियन पेंट पर जेफरीज की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं ये स्टॉक करेक्ट होकर 2500 पर आएगा, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला जब इस बिजनेस में उतर रहे हैं उन्होंने साफ कहा था अपनी एजीएम में जो पिछले साल अगस्त में हुई थी कि हम ऐसे ही नहीं उतर रहे हैं, हम एक प्रॉफिटेबल नंबर 2 पेंट बिजनेस में बनेंगे और उसी पर फोकस है। अगला ग्रोथ इंजन ग्रासिम के लिए ये पेंट बिजनेस रहेगा। तो इतना अग्रेसिव प्लान है इनका। आज मेरे ख्याल में वो जब कमीशन होगा प्लांट कुछ और बयान आते हुए दिखाई दे सकते हैं। रफली करीब 1332 मिलियन लीटर प्रति एनम की कैपेसिटी यहाँ पर तीनों प्लांट्स के जरिए सेटअप की जा रही है। 3 प्लांट खड़े, 3 प्लांट इस साल में और आ जाएंगे। और जेफरीज ये भी कहता है कि अब तक इस इंडस्ट्री में मौजूदा इनकम्बेंट्स में से कोई ऐसा नहीं है जिसने इतनी तगड़ी कैपेसिटी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में खड़ी कर दी हो। खड़ी करके दिखा दी है ग्रासिम ने, और ये रिफ्लेक्ट करेगा अब मार्केट शेयर्स में इंडस्ट्री के और मार्जिन्स में। सरदर्द बनेगा लिस्टेड पीयर्स के लिए। बैती साहब, दोनों चार्ट्स आपके सामने आएंगे। ग्रासिम कैसा लग रहा है? न्यूज पेक्स थे, हरकत में था, आज फिर रडार पे, आज वो पेंट के प्लांट्स इनॉग्रेट हो जाएंगे। और फिर एशियन पेंट, जेफरीज का पूरा बाजार कंसर्न है, पता नहीं कैसे प्ले आउट होगा। अब ये डायनेमिक्स इंडस्ट्री के कैसे प्ले आउट होने, कुछ प्रेशर कुछ सरदर्द तो आना है। क्या करोगे? दोनों चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? जी आशीष जी, ग्रासिम का चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से तेजी इसमें कंटिन्यूसली बरकरार है वो काफी इंप्रेसिव है। 13 फरवरी को जरूर एक गिरावट देखने मिली थी, बट आई थिंक वो हिंडाल्को नोवालेस के न्यूज के कारण और उस दिन के बाद वापस उसमें एक उतना ही शार्प पुलबैक भी देखने मिला है कंटिन्यूसली। और कल उसने अपना जो रीसेंट हाइस था उसके ऊपर भी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था। तो खरीदारी की सलाह रहेगी या कोई भी डिप है तो उसमें ऐड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना वो 2160 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 2250 तक का जोन देखने मिल सकता है, तो खरीदारी की सलाह एशियन ग्रासिम में। आशीष, एशियन पेंट्स की बात करूं तो ये जरूर लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक में एक मैसिव फॉल देखा था हमने 16 जनवरी के बाद से, और जो जोन पे आकर अभी इसने कंसोलिडेट किया है वो 2920 से 2980 तक का जो जोन था वहां पे कंसोलिडेट किया है। कल पिछले 3-4 दिन में इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने मिला है, बट हमारी इसमें शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। थोड़ा सा ऐसे वेट एंड वॉच करे, अगर इसमें कोई पुल बैक देखने मिलता है तो इसमें भी खरीदारी की जा सकती है, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच के बाद। ओके, चलिए वॉच आउट करेंगे आज। इनफैक्ट पूरा पेंट एज अ स्पेस रडार पे रहेगा। मुझे याद पड़ता है लास्ट जब एशियन पेंट्स ने सीएनबी सेवा से बातचीत करी थी नतीजों के बाद ही हाल वाले, तो मैनेजमेंट अब तक तो कॉन्फिडेंट था कि हमने ऐसी कई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटीज बढ़ती हुई स्पेस में देखी है, प्रतिस्पर्धा आई है, बड़ा बाजार है और हम अब तक अपने शेयर को इंटैक्ट रखे हुए हैं। देखते हैं अब कैसे डायनेमिक्स प्ले आउट होते हैं, लेकिन ये व्यूज हैं। बहेती साहब ने ब्यूटीफुली दोनों चार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। आज फिर एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी हो रही है, इस बार यूरेका फोर्ब्स की बारी। सत्यदेव साहब, इसका चार्ट देख के रखिएगा, थोड़ा सा लिक्विड काउंट है। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? यहाँ पर भी प्रोमोटर्स अपना हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओपन मार्केट में नहीं बिक रहा है। ये एक ब्लॉक डील में होता हुआ दिखाई देगा। लगभग 12% लूनो लक्स दरअसल अपना स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। रफली 2.3 करोड़ शेयर का ये सौदा होगा। जो प्राइसिंग है ये लगभग 3% का डिस्काउंट पर तय की गई है, यानी कि 494.75 रुपीस प्रति शेयर पर ये डील प्राइस की गई है। अब देखते हैं वो सौदा हाथों हाथ लिया जाता है या नहीं, और प्राइस क्या उससे ऊपर में सौदा हो जाता है। रफली 1150 करोड़ का ये सौदा होगा।
यूरेका फोर्ब्स, अब देखते हैं कौन सी विंडो कब किस भाव पे, सब समीकरण अलग हैं। आज सारे डायनामिक्स बदल जाएंगे। अब तक का चार्ट पे आ जाऊंगा, लेकिन कुछ तो गाबा सर ने कहा था, अभी भी दिमाग। सचिन मैसेज कर रहे हैं कि आपने सही पकड़ा, मैंने भी यही सुना था। आई थिंक गाबा साहब गौरांग में बोल रहे होंगे गलती से। भाईती साहब ने शायद पकड़ा। भाईती साहब क्या बोल रहे थे गाबा सर? उन्होंने शुप्रभात बोला था, गौरांग से लिया, ऐसा शायद मैंने सुना था। अच्छा, ये कहा था अभी गाबा मैं- सर आपने? क्या अभी मैंने सोचा कि मैं गौरव शाह से रोज एक शब्द निकालूंगा और वो यूज करूंगा नेक्स्ट डे। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में मेरी भी हिंदी थोड़ी सुधर जाएगी। तो वो बोलते हैं, ग्रीट करते हैं शुभ प्रभात, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नमस्कार मैंने कहा शुभ प्रभात यूज करूंगा। और ये गौरांग से लिया आपने कहा होगा। ओह, Sorry, और मैं मैं स्टॉक के लिए गौरव समझा शाह- हैवेल्स से, आपने किसी गौरव से लिया। ठीक है। अच्छा सत्य साहब, यूरेका फोर्ब्स, अब आज अब तक की तस्वीर समझ लेता हूं, उसके बाद एक बार खुल जाए तो फिर आपके पास रिविजिट करने आऊंगा। कैसा लग रहा है यूरेका फोर्ब्स? गिरावट पे खरीदोगे क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि चार्ट तो अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि इनफैक्ट कल इसने एक अपना जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, नेकलाइन था, उसको ब्रेकआउट दिया। वो लेवल था करीबन 505 का। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसने कल दिया है। लेकिन हुआ यह है कि आज ये डिस्काउंट पे खुलेगा 3%, तो सपोर्ट देखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का सपोर्ट आशीष जी बनता है 480 के आसपास, लेकिन 200 DMA 490 है। मेरे हिसाब से अगर आज ये नीचे खुलेगा तो फिर से बाइंग इमर्ज होगी, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी रैली मिलेगी। जस्ट लाइक कल एबीबी की बात की थी कि ब्रेकआउट के ऊपर खुलता है तो फिर रैली। तो इसका ब्रेकआउट का लेवल है 515, यानी कल का हाई। एक बार 515 का हाई निकाल रहा है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी रैली मिलेगी 530-35 तक। लेकिन अगर आपको बाय करना है तो 570, 580, सॉरी 480, 490 ये लेवल भी ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है गैप डाउन खुलेगा लेकिन रिकवर होगा। ओके, रखिए रडार पे। चलिए अब एक काम करें, हर्षदा तो है ही है, बाकी की खबरों वाले स्टॉक्स पे जाऊंगा। एक बार दिल्ली चला जाए। कल शाम को 7:30 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 10:15 बजे, और उसके बाद वो सीएनबीसी आवाज की खबरों पे मोहर लगती चली गई। लक्ष्मण आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, जो सबसे पहले इस तरह की डेवलपमेंट्स पूरी इंडस्ट्री में रिपोर्ट करते हैं। ये 10:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप गए थे क्या? डिनर उसके बाद हुआ क्या वहां पे? नहीं, डिनर नहीं था उसके बाद। आमतौर पर कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिनर नहीं होता है, ये बिल्कुल साफ कर दूं। लेकिन मैं वहां पे था भी नहीं, क्योंकि मुझे दूसरे फंक्शन में जाना था। हालांकि 10:15 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो कई लोगों ने कहा कि लगता है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कोई बड़ा फैसला लिया गया है, कोई बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन मैं अपनी खबरों पर अडिग था कि जो मैंने कहा था वही प्रस्ताव था, वही फैसला लिया गया है, और फाइनली वही फैसला हुआ। और ये 2 फैसले सबसे इंपॉर्टेंट थे। वैसे तो कई सारे फैसले लिए गए, 2 काफ़ी महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला जो फैसला था वो गन्ना किसानों के लिए था। गन्ना किसानों के लिए शुगर केन की एफआरपी जो 2024-25 शुगर सीजन के लिए है, उसमें 8% की बढ़ोतरी की गई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा के 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई। और ये उन गन्ना के लिए की गई जिसकी रिकवरी जो है 10.25% है। यानी 1 क्विंटल गन्ना से अगर 10.25 किलो चीनी निकलती है तो वहां आपको 340 रुपये प्रति क्विंटल चीनी मिलने से मिलेंगी गन्ना किसानों को। अगर इस रिकवरी में बढ़ोतरी होती है 0.1% की, तब आपको 3 रुपये 32 पैसे ज़्यादा एफआरपी मिलेगी। और घटती है तो उसी अनुपात से कम एफआरपी मिलेगी। लेकिन एक खास बात जो सरकार ने किया है गन्ना किसानों के लिए वो ये कि कम से कम आपको 315 रुपये 10 पैसे एफआरपी तो मिलेगी, चाहे गन्ना से रिकवरी कितनी भी क्यों ना हो। तो चीनी कंपनियों से जब बात हो रही थी, थोड़े से निराश दिख रहे थे कि 10.25% रिकवरी पर ही आपने इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी, तो चीनी कंपनियों को जाहिर तौर पर ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि चुनाव है और किसान आंदोलन है, तो एक तरह से गन्ना किसानों को सरकार राहत देने की कोशिश की है। एक दूसरा फैसला स्पेस सेक्टर के लिए था, समय हो तो फिर उसको बताऊँ। बिल्कुल, उसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे लक्ष्मण जी, आपने बोला कि 10:15 के बाद आपका एक और इवेंट भी था। नहीं, 10:15 के बाद मेरा पर्सनल एंगेजमेंट था, कहीं पे एक गृह प्रवेश की पार्टी में जाना था, तो वहां पे मैं गया था उस पूजा में। इस वजह से मैं ऑनलाइन ही देख रहा था। हालांकि उसके बाद भी हम लोगों ने वीडियो सबसे पहले बना के, खबरें सबसे पहले दे करके अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी खबर। नहीं, बिल्कुल, मैं वैसे सच बताऊं, मैं लक्ष्मण जी से बहुत लोगों को सीखना चाहिए। मतलब इतने
सिस्टम में सीनियर होने के बाद भी वो जैसे खुद गए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इवन जब मैंने इवन अयोध्या में भी देखा था तो मतलब कोई टाइम का वो नहीं था, सुबह से लेकर रात तक लक्ष्मण जी फुट सोल्जर्स की तरह लगे रहते हैं वहाँ पे। जल रहे हैं भाई साहब। धन्यवाद। अच्छा, बलरामपुर चीनी का चार्ट मानस आप खोल के रखना, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन लक्ष्मण दूसरा डेवलपमेंट, इनफैक्ट उसको भी आपने फ्लैग ऑफ कर दिया था शाम को लेट इवनिंग, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, दूसरा डेवलपमेंट में सबसे खास बात बताऊं जो आमतौर पे कंफ्यूजन है कल रात से, कि सरकार ने स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है। ये कहना गलत होगा। स्पेस सेक्टर में 100% 100% एफडीआई पहले से ही अलाउ था। सरकार ने उसके नियमों को आसान किया है। पहले था कि चुनिंदा स्पेस सेक्टर के चुनिंदा सब सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ था, और वो भी अप्रूवल रूट से था, यानी एफडीआई करने के लिए आपको सरकार से मंजूरी लेनी होती थी। अब सरकार ने क्या किया है कि इस पूरे स्पेस सेक्टर को 3 हिस्से में बांटा है। कुछ में 49% की, कुछ में 74%, कुछ में 100% तक ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट से किया। संक्षिप्त में बता दूं कि एक इसका सेक्टर है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, डेटा प्रोडक्ट। इसमें 74% तक एफडीआई लाएंगे तो आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। उससे ज्यादा लाएंगे तब आपको सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्पेस पार्ट्स और इससे जुड़े हुए सिस्टम। वहां 49% तक एफडीआई लाएंगे तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, यानी ऑटोमेटिक रूट से होगा। उससे ज्यादा लाएंगे तब आपको जो है सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सैटेलाइट के कंपोनेंट और यूजर सेगमेंट। यहां पे सरकार ने क्या किया, 100% एफडीआई को मंजूरी दी है ऑटोमेटिक रूट से, यानी आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आरबीआई को इन्फॉर्म करें कि हमने 100% एफडीआई लिया है। ये सबसे बड़ा पहलू है इस पूरे फैसले का। तो स्पेस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल बढ़िया। गाबा सर, आप ना एमतार टेक्नोलॉजीज का चार्ट रेडी रखना, बहुत पेन में आया है स्टॉक। स्पेस रिलेटेड कुछ कंपनीज हैं जैसे कि एमतार हुआ, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हुआ, डेटा पैटर्न्स हुआ। वॉलचंद अगर छोड़ दीजिए, अपनी सरदर्द के साथ जूझता है स्टॉक, इसको हटा देता हूं। अदरवाइज ये सब प्राइवेट स्पेस में, सरकारी तो बहुत सारी हैं, अब वो पता नहीं किस किस को कहां का फायदा होगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी तरफ चीनी एफआरपी, लक्ष्मण ने बताया काफी ज्यादा, और रात में हो रही थी तो गन्ना किसानों के प्रोटेस्ट के बीच में हो रही थी, तो कुछ अपडेट्स आते, शायद किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए इस तरह से स्वीटन कर दिया एफआरपी को। अब देखना होगा यूपी सरकार क्या करती है, काफी हद तक फॉलो थ्रू वहां पे भी आएगा। तो सरदर्द तो बढ़ गया है सारी की सारी शुगर कंपनीज के लिए। कल पेन में थी क्योंकि लक्ष्मण ने दिन दहाड़े ही आपको अपडेट दे दिया था कैबिनेट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। मानस, बलरामपुर चीनी के थ्रू पूरा मूड समझने की कोशिश करते हैं, चार्ट्स कैसी लग रही है? देखिए, चार्ट तो वीक लगते हैं क्योंकि दिसंबर से ही स्टॉक में रिवर्सल के साइन देखने को मिले थे। फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे, 200 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले होने लगा, और अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, 360 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको खरीदारी तभी आपको करनी है जब स्टॉक 400 रुपए के ऊपर जाए, उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का ही स्टॉक बना रहेगा। और ध्यान रखिए, अगर ये 360 रुपए के नीचे निकला, उसके नीचे गया, तो गिरावट और बढ़ सकती है। उस केस में आपको 200 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं, जो कि 332 रुपए के आसपास है। वीक मामला है भाई साहब बलरामपुर चीनी, और आज कल के प्रेशर के ऊपर फिर रिएक्ट करना है क्योंकि खबर जो आई है वो और सारा सरदर्द है। एफआरपी 8% का मीनिंगफुल जंप, और वो भी रिकवरी रेट्स के लिहाज से और स्ट्रेच नजर आता है शुगर कंपनीज को। गाबा सर, एमतार टेक्नोलॉजीज, हालांकि कौन फायदा उठाएगा इन एफडीआई नियमों में ढील का, ये एनीबॉडीज गेस। ये स्टॉक इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि एक्टिव है स्पेस में, उस सेक्टर में, और ऊपर से बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। रिजल्ट्स भी अभी हाल में आए थे, बहुत खराब आए थे। कैसा लग रहा है ये चार्ट्स पे गाबा सर? करीब 4 दिन पहले एमटार टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया अपमूव मिला था, करीब 1750 के आसपास से। उसके बाद थोड़ा करेक्शन मोड आया है। अब जो पिवट बन गया है एमटार टेक्नोलॉजी में 1960 का बन गया है। जब 1960 पार कर लेगा, हो सकता है आज कल परसों, पर न्यूज अच्छी है तो तब एक लेने की जगह बन जाती है। फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, करीब वो 2200 तक ले जा सकता है। तो एमटार टेक्नोलॉजी में लेने की जगह है बियॉन्ड 1960। जब तक वो पार नहीं करता तब तक छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर एक अच्छा अपमूव मिल सकता है। यस, बाउंस मिल सकता है। कंडीशनल बाय है, 1960 के ऊपर चलने लगे तब तो दमखम है, अदरवाइज अवॉइड। इस बीच दिल्ली से रोहन भी जुड़ते हुए,
ऑटो सेक्टर रिलेटेड डेवलपमेंट्स पे रोहन के पास कुछ ही देर में जा रहा हूं। पहले हर्षदा के पास चला जाए और कल हुए लार्ज ट्रेड्स के अपडेट्स। आज होना है यूरेका फोर्ब्स का, कल जो हुए उनका अपडेट क्या है? कल दो बड़े डील्स हुए थे, एक तो कैंपस वाला और दूसरा देवयानी इंटरनेशनल। तो देवयानी इंटरनेशनल में हम सब जानते हैं कि यम रेस्टोरेंट्स ने दरअसल अपना पूरा स्टेक 4.4% का बेचा, लेकिन खरीदार के नाम काफी इंटरेस्टिंग है आशीष। सोसाइटी जनरल, सिटी ग्रुप ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ये विदेशी निवेशक हैं। म्यूचुअल फंड्स में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, एक्सिस म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आपका HDFC म्यूचुअल फंड और सुंदरम म्यूचुअल फंड ने स्टेक खरीदा है इस स्टॉक में, तो वो आपके रेडार पर रहेगा। कैंपस एक्टिववेयर, और हम सब जानते हैं फुटवेयर स्टॉक्स वैसे भी थोड़े से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर QRG इन्वेस्टमेंट्स, आई बेग योर पार्डन, एंड होल्डिंग्स ने अपना 1.38% स्टेक ऑफलोड किया, लेकिन बड़े बायर के तौर पर SBI म्यूचुअल फंड आया है सामने, 1.3% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी। कैंपस और देवयानी इंटरनेशनल। एक काम करा जाए, कैंपस के लिए और दोनों के चार्ट्स के लिए सेठ साहब के पास चला जाए। सेठ साहब एक बार देखोगे आप, कैंपस खासा वीक हुआ था और डिसअपॉइंटिंग का रिजल्ट्स वगैरह भी रहा। स्पेस में कई सारी कंपनीज के उसी तरह के कमजोर नंबर्स थे, पर कल एक तगड़ी बाइंग एक मार्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। दूसरी तरफ देवयानी, जिसमें जो चंक बिका उसको हाथों हाथ लिया गया है। बहुत लंबी लिस्ट है मार्की बायर्स की। कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे ये? जी आशीष जी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपस पे आए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज ये अपने 200 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वॉल्यूम डे था, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 277 तक चला गया था, अपने 200 डे को टच किया, लेकिन सारे गेन्स गिव अप कर दिए और लगभग 2-2.5% के आसपास खड़ा रहा। तो जिनके पास हैं वो बने रहे, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया 245-250 के आसपास, तो 243 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। फ्रेश पोजीशन नहीं कहूंगा, क्योंकि चार्ट में अभी इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। किसी के पास है तो वो बने रहे। एज फार एज देवयानी कंसर्न्ड, देवयानी भी अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। इसमें भी 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस लगभग 173 के आसपास आता है। देवयानी अगर 173 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो मेरे को लगता है कि 180-185 जो कि इसका 200 डेमा वहां तक जा सकता है। यहाँ पे भी हमने देखा कि कल के सत्र में इंट्राडे गेन सारे देवयानी ने गिव अप कर दिए थे, व्हिच इज जनरली अ बिट कंसर्निंग। ओके, चलिए इस बीच एक काम करा जाए, रोहन के पास क्विकली चला जाए। मिंडा कॉप, TVS मोटर्स। एक काम करिए मानस, आप चार्ट खोल के रखिए मिंडा कॉप और TVS मोटर्स के। ऑटो PLI के तहत कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो रोहन रिपोर्ट कर रहे हैं। रोहन हाय, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स है हमारे पास? जी, जो खबर है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि 3 कंपनियां, मिंडा कॉप, TVS मोटर्स और इसके अलावा टोयोटा किर्लोस्कर, इन 3 कंपनियों को बहुत जल्दी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PLI स्कीम के तहत उन्हें योग्य पाया गया है और बहुत जल्दी उन्हें इसका जो फायदा है वो मिलने जाने वाला है। जो प्रोसेस है, DVS सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन सर्टिफिकेट होता है जो सरकार इशू करती है, उसके बाद इंसेंटिव ले सकती हैं ये कंपनियां। तो इसे इन कंपनियों ने पूरा कर लिया है और अगले 2 सप्ताह के अंदर इन कंपनियों को ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले साल टाटा मोटर्स को और महिंद्रा को दिया गया था और इस साल कुछ दिन पहले ही ओला इलेक्ट्रिक्स को यह सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन अब तक इतनी बड़ी स्कीम में सिर्फ 3 कंपनियों को सर्टिफिकेट मिला था। अब अगले फेज में 3 और कंपनियों को, जिन 3 कंपनियों का हमने नाम लिया, उन्हें यह सर्टिफिकेट मिलने वाला है और एक बार उन्हें यह सर्टिफिकेट मिल जाता है फिर वो इंसेंटिव की हकदार हो सकती है। काफी बड़ी स्कीम है, 26,000 करोड़ की स्कीम है, उसका ये फायदा उठा सकती है। थोड़ी सी जो प्रोसेस है उसमें देरी हो रही थी, तो अब सरकार इसे स्पीड अप करना चाहती है और जो पहली जो काम है, इन 3 कंपनियों की जो पूरी जांच की गई, उन्होंने अपना डोमेस्टिक वैल्यू बढ़ाया है, लोकलाइजेशन बढ़ाया है और उसके बाद इन्हें यह फायदा अगले कुछ दिनों में मिल सकता है। इसके बाद अगले 2-3 महीने के बाद आप कुछ और कंपनियों को भी देख सकते हैं इसका फायदा हुआ पाते हुए। बहुत बढ़िया रोहन, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपडेट शेयर करने के लिए। PLI स्कीम के तहत चुनिंदा कंपनीज को अब तक ऑटो PLI में बेनिफिट मिले और अब 2 लिस्टेड, 3 कंपनीज एक्चुअली 2 लिस्टेड मिंडा कॉप और TVS मोटर्स को जल्दी वो सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि उस स्कीम के अंतर्गत फायदा जल्द ये लोग बनाते हुए नजर आएंगे। मानस, चार्ट में कोई दमकम किसी में? देखिए, मिंडा कॉप में अभी 2 दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा है, स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, बट मेरे ख्याल से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 414 का स्टॉप लॉस लगाना है, 460 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं मिंडा कॉप में।
टीवीएस मोटर्स में थोड़ा सा इंतजार करेंगे, 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आया है। मेरा समझ है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, अगर ये 2120 के ऊपर सस्टेन करे, 2120 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब वहां पर आप खरीदारी करेंगे, 2080 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर आपके टारगेट 2200 रुपए तक के भी हो सकते हैं। बढ़िया, ये हो गए रोहन की अपडेट्स पे, स्टॉक्स पे व्यू। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से आज? दूसरे काउंटर्स जो आज खबरों में हैं आशीष, उसमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और पीवीपी वेंचर्स दोनों ने दरअसल एक जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत एक 45 ईयर की लीज रिसोर्ट डेवलप होगा, जिसमें रेसिडेंशियल का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो करीब 2000 करोड़ आका जा रहा है ब्रिगेड के लिए। साथ ही साथ 250 कीज अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में और जोड़ते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने कहा है कि बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद इनके की मार्केट्स हैं। साथ ही साथ ये ईसीआर प्रॉपर्टी जो चेन्नई में डेवलप हो रही है वो फर्स्ट रिसोर्ट प्रॉपर्टी रहेगी और टोटल रूम काउंट इसके तहत करीब 1200 कीज का अगले 4 सालों में कंपनी बढ़ाती हुई दिखाई देगी। तो ये इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट स्टॉक रेडार पर रहेगा। सूला विनयार्ड्स, कुछ महीने पहले ये खबर थी कि शायद महाराष्ट्र सरकार वो वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर सकता है। अब वो हो चुकी है, इस पर एक जनरल ऑर्डर आ गया है। तो 8 साल के लिए दरअसल वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। सूला आप रेडार पर रखेंगे। प्रताप स्नैक्स, ये स्टॉक आज खबरों में है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि आईटीसी दरअसल 47% स्टेक खरीद सकता है, जो पीक 15 पार्टनर्स का था। ये अगर पूरा हिस्सा खरीदते हैं तो एक ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रताप स्नैक्स पहले वैसे भी खबरों में रहा है। पहले खबर थी कि हल्दीराम खरीदेगा, फिर हल्दीराम ने डिनाई किया, प्रताप ने डिनाई किया। अब ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है, तो जस्ट एफआईआई के लिहाज से मैं आपके सामने रख रही हूं इसे। साउथ इंडियन बैंक, यहां पर इन्होंने एक राइट्स इशू अनाउंस किया। 1151 करोड़ का दरअसल राइट्स है। 52 करोड़ शेयर का राइट्स होगा। करीब 22 रुपए प्रति शेयर पर ये राइट्स आ रहा है। और अगर आप करंट मार्केट प्राइस या फिर कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो 32% के डिस्काउंट पर ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। हर 4 शेयर पर आपको एक राइट्स का शेयर मिलेगा। इसमें लगभग 25% तक का इक्विटी डाइल्यूशन होना है। मार्च 6 को ये राइट्स इशू खोलेगा। एनबीसीसी रेडार पर रखिएगा। आम्रपाली के कुछ प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की अप्रूवल आ चुकी है। 5 प्रोजेक्ट्स वर्थ 10,000 करोड़ नोएडा में डेवलप करेंगे, ये अपडेट आ रहा है। होम फर्स्ट फाइनेंस भी आज रेडार पर। IRDAI की तरफ से इनको कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस मिला है। अब ये लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस बेच पाएंगे। एक्सिस बैंक भी रेडार पर रखेंगे। मूडीज ने अफर्म की है इनकी BA3 की लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रेटिंग। बेसिकली बैंक का लोन पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। मूडी स्पेसिफिकली कहता है कि FY25 में जहां पर इंडस्ट्री ग्रोथ लोन्स की 12 से 14% रहेगी, ये बैंक उससे बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। काफी ऑप्टिमिस्टिक है मूडीज बैंक के परफॉर्मेंस को लेकर। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। ये है आज की पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट जो स्टॉक्स इन न्यूज। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इंपॉर्टेंट पीवी भी छोड़ देते हैं, छोटा स्टॉक है, हरकत में वो भी रहेगा, लेकिन ब्रिगेड का क्विकली चार्ट के साथ समाप्त करेंगे शो को। सतपुते साहब, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज कंसोलिडेट कर रहा है, खबर बढ़िया है, 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल है जेडीए का। जी आशीष जी, मुझे लगता है कि ब्रिगेड का चार्ट यहाँ पे अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि अपने सपोर्ट को मेंटेन किए हुए है। 1005 का क्लोज है। 980 से लेके 1000, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से आशीष जी, इसका आज का पहला टारगेट होना चाहिए 1040, 1050। लेकिन ये लेवल अगर निकल जाए, दिस इज टारगेट 1, अगर ये लेवल निकल जाए फिर मुझे लगता है कम से कम 1080 तक का मूव मिलना चाहिए। तो ब्रिगेड इज अ बाय। स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो रहेगा 975 पे। बिल्कुल ठीक। और इस बीच वो यूरेका फोर्ब्स का जो बड़ा सौदा होना था वो हो रहा है। लार्ज ट्रेड के अपडेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटते हैं और अब दस्तक देते हैं पहला सौदा।